राजस्थान के एक गांव में सोफिया नाम की एक लड़की रहती थी। वो बेहद खूबसूरत थी, इस कदर हसीन कि उसके हुस्न में एक अजीब सी मकनातीसी ताकत थी। जो भी उसे एक बार देख लेता बस उसका दीवाना हो जाता। गांव छोटा था, इसलिए वो हर रोज पढ़ाई के लिए शहर जाती थी। रास्ते में जितने लोग भी उसे देखते उसकी प्यारी आंखों में खो जाते। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जैसे किसी को भी अपनी दुनिया में ले जाती। सोफिया के माँ बाप की गांव में बड़ी इज्जत थी, लोग उन्हें बहुत मानते थे। उनकी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन बहुत अरसे बाद उनके घर एक बेटी पैदा हुई थी। इसलिए वो सोफिया से बहुत मोहब्बत करते थे, उसे बड़े लाड प्यार से पाल रहे थे। उसकी दादी भी उसे अपनी जान से ज्यादा चाहती थी। सोफिया भी ज्यादातर वक्त अपनी दादी के पास ही बिताती थी, उनसे कहानियां सुनती, उनके साथ बैठती। सोफिया का एक छोटा भाई भी था। दोनों भाई बहन आपस में खूब घुल मिलकर रहते थे, कभी साथ पढ़ते, कभी खेलते और कभी छोटी छोटी बातों पर लड़ भी पड़ते। मगर उनका रिश्ता बहुत प्यारा था। वक्त गुजरता गया और अब सोफिया जवान हो चुकी थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में होने लगे थे। जब भी वो घर से बाहर निकलती, गांव के सारे लड़के पीपल और बरगद के दरख्त के पास खड़े होकर सिर्फ उसकी एक झलक का इंतजार करते। सोफिया के अब्बू का एक पुश्तैनी मकान था। मकान छोटा था, लेकिन उसका आंगन बहुत बड़ा और खुला था। उस आंगन में एक बड़ा सा चमेली का पौधे था। उसकी खुशबू पूरे घर को महका देती थी। सोफिया को चमेली के फूल बहुत पसंद थे। वो अक्सर उसी पौधे के नीचे बैठकर पढ़ाई करती, टहलकदमी करती और अपने ख्यालों में खो जाती। उस आंगन का हर कोना जैसे उसके दिल के करीब था। फूलों की खुशबू और हवा की ठंडक उसे सुकून देती थी। अब सोफिया कॉलेज जाने लगी थी। कॉलेज पास के शहर में था। गांव की तमाम लड़कियां हर रोज बस में बैठकर कॉलेज जाती थी। सोफिया भी उसी तरह रोजाना तैयार होकर बस स्टॉप तक जाती और फिर कॉलेज। वक्त तेजी से गुजरता गया और अब इम्तिहान का वक्त करीब आ गया। सोफिया पढ़ाई में तेज थी। वो हर वक्त किताबों में डूबी रहती। उसका जहन सिर्फ एक ही चीज में मसरूफ था, अच्छे नंबर लाना और माँ बाप का सर फख्र से बुलंद करना। घर के आंगन में लगे चमेली के दरख्त पर इन दिनों ढेरों फूल लगे हुए थे। फूलों की खुशबू हवाओं में घुली रहती। सोफिया को चमेली के फूल बहुत पसंद थे। वो अक्सर उन फूलों को किताबों में रखकर सुखा देती या अपने बालों में लगा लेती। मगर उसकी दादी हमेशा उसे टोकती। वो कहती, रात के वक्त फूल नहीं तोड़ते, खास तौर पर जवान लड़कियां। न जाने इन फूलों पर कौन सी मखलूक का साया हो। कई बार तो ऐसी ना नजर आने वाली मखलूक लड़कियों पर आशिक हो जाती है। दादी की बातें पुरानी लगती थी, लेकिन उनके लहजे में एक अजीब सी गहराई होती थी। वो कहती, चमेली के फूलों की खुशबू रात के सन्नाटे में जिन्नात को अपनी तरफ खींचती है। खासकर कुंवारी लड़कियां अगर उस वक्त फूल तोड़े तो वो मखलूक उनको देख लेती हैं और फिर कभी पीछा नहीं छोड़ती। मगर सोफिया इन बातों को सिर्फ एक पुरानी कहानी समझती थी। वो अक्सर मुस्कुरा देती, दादी आप भी ना हर बात में जिन्न, मखलूक, साया और हंसते हुए चमेली का फूल तोड़कर अपने कान के पीछे लगा लेती। उसे इन बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। एक रात सोफिया देर तक पढ़ती रही। आसमान में हल्की सी चांदनी थी और पूरा आंगन चमेली के फूलों की खुशबू से महक रहा था। हवा चल रही थी और फूलों की खुशबू जैसे पूरे घर को किसी पुराने नगमे की तरह घेर रही थी। सोफिया अपनी किताबें लेकर बाहर आंगन में ही बैठी थी। उस माहौल में जैसे हर चीज जादुई लग रही थी। वो खुशबू, वो सन्नाटा और वो चमेली का पौधे, सब कुछ किसी और ही दुनिया सा लग रहा था। अचानक उसने नजरें उठाई और चमेली के फूल तोड़ लिए। कुछ फूलों को उसने अपने बालों में सजा लिया और कुछ को किताब में रख दिया। वैसे तो सोफिया पहले ही बहुत प्यारी लगती थी, मगर जब उसने फूलों से सिंगार किया तो जैसे उसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई। उसकी झील सी आंखों और चमेली के फूलों का संगम किसी हसीन तस्वीर की तरह लग रहा था। लेकिन जैसे ही दादी ने उसे देखा, उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने डांटते हुए कहा, मैंने कितनी बार कहा है सोफिया, रात को फूल नहीं तोड़ते, और वो भी चमेली के फूल। तुम जवान हो, कुछ समझा करो। मगर सोफिया ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दादी आप भी ना हर बात में मखलूक और जिन। अब वो जमाना नहीं रहा। दादी नाराज होकर चुप हो गई और सोफिया अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह हुई और सूरज की रोशनी आंगन में फैल चुकी थी। सोफिया परेशान और गुमसुम थी। जब उसकी अम्मी ने पूछा तो सोफिया की आंखों में डर उतर आया। उसने धीमी आवाज में कहा कि उसने बहुत खौफनाक ख्वाब देखा। एक बहुत बड़ा और डरावना परिंदा था। उसके पंजों में चमेली के फूलों की एक माला थी। वो उसके सिर के ऊपर मंडरा रहा था और फिर उसने वो माला सोफिया तरफ फेंकी। उसकी आवाज कांप रही थी और हाथ पसीने से भीगे हुए थे। अम्मी ने फौरन उसे गले लगाया और कहा, डरने की कोई बात नहीं है, ये सब सिर्फ ख्वाब है। मगर सोफिया के दिल से डर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ दिन तक सब कुछ बिल्कुल ठीक था। सोफिया के इम्तिहान अब खत्म हो चुके थे और छुट्टियां शुरू हो गई थी। पढ़ाई का बोझ उतर चुका था और अब वक्त था आराम और मसरत का। घर वालों ने तय किया कि इस बार सब मिलकर सोफिया के मामू के घर जाएंगे। उनका घर शिमला के पास एक खूबसूरत से गांव में था, पहाड़ों के बीच बसा हुआ, जहां ठंडी हवाएं, हरियाली और सुकून मिलता था। सोफिया तो ये सुनकर बहुत खुश हो गई। उसे वहां जाना इसलिए भी अच्छा लगता था क्योंकि उसकी कजन माहिरा वहीं रहती थी और माहिरा उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। जब सब लोग बस में बैठे तो माहौल बड़ा खुशनुमा था। सोफिया और उसका भाई मिलकर पूरे रास्ते की प्लानिंग कर रहे थे। कहाँ घूमना है, क्या खाना है,
कौन कौन सी तस्वीरें लेनी है। लेकिन तभी सोफिया की नजर अचानक बस की खिड़की के बाहर पड़ी। उसने देखा वही खौफनाक परिंदा बस के साथ साथ उड़ रहा था। उसका रंग काला था पर उसकी आंखें सुर्ख और चमकदार, और उसके पंजों में चमेली के फूलों की माला। सोफिया का रंग उड़ गया, उसे अपना वो ख्वाब याद आ गया और वो घबराकर फौरन खिड़की बंद कर ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। जब सब लोग मामू के घर पहुंचे तो सोफिया थोड़ा संभल गई। माहिरा ने उसे गले लगाया और दोनों ने मिलकर खूब बातें की। हंसी, मस्ती और बचपन की यादें, हर बात में एक ताजगी थी। शाम ढल गई और रात का सन्नाटा छाने लगा। सब खाने के बाद अपने अपने कमरों में चले गए। सोफिया और माहिरा भी अपने कमरे में चली गई, लेकिन सोफिया को नींद नहीं आ रही थी। नई जगह, नई दीवारें और दिल में कहीं एक पुराना डर। वो छत को घूर रही थी जब अचानक उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। खिड़की के बाहर वही परिंदा बैठा था। उसकी आंखें अब भी लाल थी और फिर उसने अपनी पंजों में थामी हुई चमेली की माला सोफिया की तरफ बढ़ाई। सोफिया की चीख निकल गई। सारा घर जाग गया। सब लोग दौड़ते हुए कमरे में आए, मगर जब उन्होंने खिड़की के बाहर देखा वहाँ कोई नहीं था। न परिंदा, न माला, कुछ भी नहीं। अगले दिन सुबह सुबह ही सब लोग सैर पर निकल गए। बाहर बर्फबारी हो रही थी। चारों तरफ सफेद चादर सी बिछी हुई थी। हवा में ठंडक और ताजगी थी। सबने मिलकर बहुत मस्ती की। बर्फ में खेलना, एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकना, सेल्फियां और तस्वीरें लेना, हर कोई उस लम्हे को जी रहा था। इन्हीं हंसी ठिठोली के बीच अचानक सोफिया की नजर एक अजनबी लड़के पर पड़ी। वो थोड़ी दूर पर खड़ा था। हाथ में चमेली जैसे फूलों का गजरा था। वो लड़का गजब का खूबसूरत था। साफ रंग, तीखी नजरें और उसके पहनावे में एक अजीब सी शराफत थी। मगर बात सिर्फ उसकी शक्ल की नहीं थी। वो लगातार सोफिया को घूरे जा रहा था। माहिरा ने जब देखा कि वो लड़का बड़ी देर से यूं ही टकटकी लगाए देख रहा है तो वह छेदने लगी। सोफिया कुछ नहीं बोली। उसकी नजरें अब झुकी हुई थी। चेहरा फीका पड़ गया था। इतने में माहिरा ने थोड़ी मस्ती के अंदाज में उस लड़के से पूछ लिया कि ये गजरे कितने के हैं। लड़का हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला कि ये गजरे मुफ्त हैं और ये सिर्फ इनके लिए है। उसने सीधे सोफिया की तरफ इशारा किया। माहिरा एक पल के लिए सन्न रह गई। मुस्कान जैसे जम सी गई। माहिरा ने झटपट गजरे वापस उसके हाथ में पकड़ा दिए और बोली, हमें नहीं चाहिए। फिर सोफिया का हाथ पकड़कर वो वहां से चल दी। अगली सुबह सब लोग फिर से तफरीह के लिए निकल पड़े। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। फिजा में नमी और सुकून दोनों थे। बादलों के बीच से झांकती धूप और ठंडी हवा। मौसम बड़ा दिलकश हो गया था। सब लोग बाजार पहुंच गए और शॉपिंग में मशगूल हो गए। कोई ऊनी कपड़े देख रहा था, कोई चाय की चुस्की ले रहा था और माहिरा कुछ सजावटी चीजें खरीद रही थी। इसी दौरान माहिरा की नजर एक बार फिर उसी लड़के पर पड़ी। वो आज भी सोफिया को उसी तरह देख रहा था जैसे उसका होना सिर्फ सोफिया के होने से जुड़ा हो। उसकी आंखों में कोई पागलपन नहीं था, मगर कोई कशिश, कोई सरगोशी जरूर थी। सोफिया ने उसे देखा नहीं, मगर माहिरा का दिल एक बार फिर से कांप गया। अगले दिन सोफिया की वापसी थी। उसने जिद की कि माहिरा भी कुछ दिन के लिए उसके गांव चले। माहिरा मान गई और दोनों वापस आ गए। मगर गांव पहुंचते ही सोफिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तेज बुखार ने उसे जकड़ लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और बदन तप रहा था। जो भी दवा दी जाती बेअसर। हर रोज सुबह सोफिया को आंगन में लगे चमेली के पौधे के पास बेहोश पाया जाता। कभी मिट्टी में पड़ी होती, कभी दरख्त के नीचे घुटनों के बल बैठी, मगर होश में नहीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो रात के अंधेरे में कैसे बाहर चली जाती थी। दरवाजे बंद रहते, खिड़कियां अंदर से कुंडी लगी होती, फिर भी वो हर सुबह उसी जगह मिलती। माहिरा अब डरने लगी थी। उसे अब यकीन हो चला था कि कुछ तो गड्ढबद्ध है। आखिरकार माहिरा ने ये सब बात दादी को बता दी। दादी बहुत ही इबादत गुजार, पाक दिल और समझदार खातून थी। उन्होंने बात की नजाकत को फौरन समझ लिया। दादी ने एक रात लड़कियों के कमरे में ही सोने का फैसला किया। अब उन्हें हर हाल में ये जानना था कि आखिर सोफिया रात में चमेली के पौधे के पास कैसे पहुंच जाती है। सब लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे। दादी नमाज और इबादत में मशगूल थी, मगर उनकी तमाम तर तवज्जो सोफिया पर ही थी। सोफिया उस वक्त गहरी नींद में थी। रात के ठीक 12 बजे चमेली के फूलों की तेज खुशबू कमरे में फैलने लगी। माहिरा की नींद तो पहले ही डर के मारे उड़ी हुई थी, मगर जब ये खुशबू नाक में घुली तो उसका होश उड़ गया। दादी ने हर चीज महसूस की, मगर वो इबादत में लगी रही। उनकी तिलावत और जिक्र में एक अजीब सी ताकत थी। अचानक दरवाजा जोर से खुला, जैसे तेज हवा का झोंका आया, और तभी सोफिया उठ खड़ी हुई। वो अब भी गहरी नींद में थी, मगर आंखें खुली थी। उसके कदम सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। दादी ने फौरन झपट कर उसका हाथ पकड़ लिया और दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद कर दी। पूरी रात हर थोड़ी देर में दरवाजे पर दस्तक होती रही, मगर दादी ने दरवाजा नहीं खोला। उनकी आंखें बंद थीं, मगर होंठ हर वक्त तिलावत में हिल रहे थे। सुबह हुई, मगर सोफिया की हालत देखकर घर में अंधेरा सा छा गया। उसकी आंखें सुर्ख थीं, बाल बिखरे हुए। वो दादी को खौफनाक नजरों से घूर रही थी। दादी ने अब्बू से कहा, ये किसी ऊपरी साया लग रहा है, अब किसी अल्लाह वाले से मदद लेनी होगी। शाम को सोफिया को एक इमाम साहब के पास ले जाया गया। उन्होंने कुरान की तिलावत की। सोफिया के चेहरे को गौर से देखा और फिर बोले कि सोफिया पर एक बहुत ताकतवर जिन्न का साया है, वो इसे छोड़ना नहीं चाहता। उन्होंने एक तावीज नुमा धागा दिया और कहा, ये उसके बाजू पर बांध दो, अगर इसे कभी उतारा तो वो जिन्न फिर से इसे नुकसान पहुंचा सकता है। धागा बांधते ही सोफिया की सांसें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। दादी ने सबको बैठाकर
वो सारा किस्सा बताया, कैसे सोफिया ने चमेली के फूल तोड़े थे, उन्हें बालों में लगाया था, फिर वो फूल तकिए के नीचे रखकर सोई थी, और फिर उस रात का वो खौफनाक ख्वाब। अब सबकी आंखें भर आईं। उनकी लाडली बेटी, उनकी फूल सी सोफिया आज इस हाल में थी। दादी ने सबको तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा। महिरा की नींद रात के तीसरे पहर खुल गई। उसे किसी की बात करने की आवाजें सुनाई दे रही थी, धीमी धीमी आवाजें, जैसे दो लोग धीरे से बातें कर रहे हों। पूरा कमरा चमेली की खुशबू से भर गया था। इस बार वो महक नहीं, एक तरह का घुटन बन चुकी थी। महिरा ने जब नीचे देखा तो देखा सोफिया का धागा जमीन पर गिरा हुआ था, और तभी उसे आवाजें और साफ सुनाई दी। वो डरते हुए खिड़की की तरफ बढ़ी और देखा सोफिया खिड़की के बाहर खड़ी थी, और वही लड़का जो पहाड़ों में मिला था, जो गजरे बेचता था, अब भी उसी हालत में सामने खड़ा था। दोनों आपस में बात कर रहे थे। वो लड़का बड़े नरमी से सोफिया के हाथों में गजरे पहना रहा था। उसकी आंखों में बेपनाह मोहब्बत थी, मगर उसमें इंसानी नहीं, किसी और दुनिया की चाहत थी। अचानक उसने सोफिया का हाथ थामा और उसे बाहर ले जाने लगा। महिरा की चीख निकल गई, सोफिया! जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, वो लड़का एक सुर्ख रंग के धुएं में तब्दील होकर तेजी से आसमान में उड़ गया, और सोफिया जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। महिरा ने शोर मचाया, सब लोग कमरे में जमा हो गए। अगले दिन इमाम साहब को बुलाया गया। वो रूहानी उलूम के माहिर थे। घर वालों ने उन्हें सारा वाकया तफसील से बता दिया। जब वो सोफिया के कमरे तक पहुंचे तो देखा सोफिया खिड़की में खड़ी थी। वो उन्हें घूर रही थी। उसकी आंखें सुर्ख अंगारे बन चुकी थी, बाल बिखरे हुए, चेहरा बेइंतहा वहशत अजदा। जैसे ही इमाम साहब ने कमरे में कदम रखा, सोफिया ने उन पर हमला कर दिया। इससे पहले कि वो कुछ पढ़ते या बचाव करते, सोफिया ने उन्हें जख्मी कर दिया। जमीन पर गिरते हुए इमाम साहब ने कहा, ये जिन्न बहुत ताकतवर है, इसे अब सिर्फ एक ही शख्स काबू में ला सकता है, वो हैं बड़े इमाम साहब जो पास के गांव में रहते हैं। सोफिया के अब्बू फौरन उन्हें बुलाने निकल पड़े। सोफिया आईने के सामने खड़ी होकर सजने लगी। वो घंटों से तैयार हो रही थी, अपनी जुल्फें सुलझा रही थी, होंठ रंग रही थी जैसे कोई दुल्हन, मगर उसकी आंखों में इंसानी एहसास नहीं था। वो किसी और ही दुनिया की बारात के लिए तैयार हो रही थी। कुछ घंटों बाद अब्बू बड़े इमाम साहिब को लेकर आए। जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, सोफिया जोर से चीखी और बेकाबू हो गई। सबने मिलकर उसे रस्सियों से बांध दिया। बड़े इमाम साहब ने तिलावत शुरू की। उनकी आवाज में अजीब सा रोब था। वो बोले, तू खुद जाएगा या मैं तुझे तेरी दुनिया तक छोड़ाऊं? तभी सोफिया ने मर्दाना आवाज में जवाब दिया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरी है। इमाम साहब धीरे धीरे बाग की तरफ बढ़े, चमेली के पौधे के पास पहुंचे, कुछ आयातें पढ़ी और फिर उसका जमीन से उखाड़ना शुरू किया। फिर उन्होंने कहा, इस पौधे को जला दो और सोफिया को चमेली के फूलों और पौधों से हमेशा दूर रखो। कुछ ही देर बाद सोफिया को होश आ गया। उसकी आंखें अब पहले जैसी थीं, नर्म, मासूम और हैरान। सब लोग खुश थे कि आखिरकार वो ठीक हो गई। कुछ महीने बाद सोफिया की शादी तय हो गई। उस दिन वो दुल्हन के जोड़े में छात का टुकड़ा लग रही थी। हर कोई दुआएं दे रहा था, मगर फिर अचानक चीख पुकार कमरे से आने लगी। जो लड़कियां उसे तैयार कर रही थीं डर के मारे सुन्न हो गई। जब सब लोग दौड़कर कमरे में पहुंचे तो देखा सोफिया जमीन पर बेहोश पड़ी थी और उसके हाथों में चमेली के गजरे थे। शायद किसी ने उसे तैयार करते हुए गजरे पहना दिए थे। उसी वक्त खबर आई कि लड़के वालों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और दूल्हा बहुत क्रिटिकल हालत में था। हर किसी की रूह कांप उठी। अब सभी को समझ आ गया था कि वो जिन्न फिर लौट आया है। अब्बू ने फौरन इमाम साहब को फोन किया। वो उसी वक्त अपने गांव से रवाना हो गए। शायद सोफिया की खुशकिस्मती थी कि इमाम साहब बर वक्त राब्ता हो गए, वरना अगर उन्हें आने में देर हो जाती तो सोफिया का बचना मुश्किल हो जाता। जैसे ही इमाम साहब घर पहुंचे, सोफिया की हालत एकदम बदल गई। वो उन्हें देखते ही बौखला गई। उसकी आंखों में वहशत और चेहरा जुनून से भरा हुआ था। इमाम साहब ने उसके सामने आते ही कुछ पढ़कर फूंक मारी और फिर वहीं खड़े खड़े तिलावत में मशगूल हो गए। पूरा कमरा भारी हो गया था और हर किसी की रूह कांप रही थी। काफी देर तक पढ़ाई चलती रही। फिर इमाम साहब ने नजर उठाकर सबकी तरफ देखा और कहा, मैंने कहा था ना कि इस बच्ची को चमेली के फूलों से दूर रखना है, मगर तुम लोगों ने मेरी बात को हल्के में लिया। अम्मी की आंखें भर आईं। वो कांपते लहजे में बोली, इमाम साहब गलती हो गई, माफ कर दीजिए, इस बार बचा लीजिए हमारी बेटी को। इमाम साहब ने गहरी सांस ली और बोले, अगर आज मैं देर से आता तो वो मखलूकन इसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाता, मगर आज मैं इसका पक्का बंदोबस्त करके ही जाऊंगा। थोड़ी देर बाद एक गूंजती हुई आवाज कमरे में फैल गई। एक ऐसी आवाज जो इंसानी नहीं थी, वो जिन्न की आवाज थी, कड़कती हुई, दर्द से भरी हुई, मगर बेहद ताकतवर। कुछ भी हो जाए मैं अपनी सोफिया को नहीं छोड़ूंगा, वो सिर्फ मेरी है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जाना तो पड़ेगा तुझे, इमाम साहब ने सख्त लहजे में कहा। फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। इसी दौरान उस जिन्नजादे की रोने की आवाज आने लगी। वो रो रहा था, तकलीफ से कराह रहा था, माफी मांग रहा था। उसकी आवाज में बेपनाह दर्द था। आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हम भी दिल रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो फिर हमें ही क्यों जुदा किया जाता है? इमाम साहब का चेहरा नर्म हो गया। उन्होंने धीमी आवाज में जवाब दिया, इसलिए कि ये ताल्लुक फितरी लिहाज से दुरुस्त नहीं। तुम आग हो, वो खाक है। तुम ताकतवर हो, वो कमजोर। और जब आग और खाक का रिश्ता बनता है तो खाक ही जलती है और फिर सिर्फ इंसान ही नुकसान उठाता है। जिन्नात अगर इंसान की दुनिया में दखलंदाजी करें
और इंसान अपने बड़ों की नसीहतों को नजरअंदाज करे तो फिर नतीजा हमेशा दर्दनाक होता है। मोहब्बत पर इख्तियार नहीं होता, लेकिन नफ्स पर तो इख्तियार होना चाहिए। और अब ये लड़की और इसके घर वाले तुमसे निजात चाहते हैं। वो इंसान है, इंसानों के साथ ही रहना चाहती है। इमाम साहब ने उसकी खामोशी भांपते हुए कहा, तुमने जाहिरी सूरत तो बना ली, मगर क्या कभी अपनी असली सूरत इसे दिखा सकोगे? क्या वो तुमसे खौफजदा नहीं होगी? जिन्नाज़ादा अब खामोश था। फिर इमाम साहब बोले, अगर तुम हमारी बात मान लो तो हम तुम्हें जाने देंगे। जिन्नाज़ादा टूटी हुई आवाज में बोला, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं जो हमेशा माननी होंगी। पहली शर्त, ये लड़की कभी चमेली के फूल नहीं पहनेगी। दूसरी शर्त, ये कभी शादी नहीं करेगी। अगर ये 2 बातें मानी जाए तो मैं अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाऊंगा और इसे हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। इमाम साहब बोले, ठीक है, हमें तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर हैं, मगर अब तुम कभी इसे तंग नहीं करोगे। जिन्नाज़ादा गायब हो गया। उसके जाने के बाद सोफिया बिल्कुल ठीक हो गई। उसने वो दोनों शर्तें हमेशा के लिए कबूल कर ली। चमेली के फूल अब भी आंगन में खिलते हैं, मगर कोई उन्हें छूता नहीं। गजरे अब भी बाजार में बिकते हैं, मगर सोफिया की कलाई हमेशा खाली रहती है। मोहब्बत तो जिन्न ने की थी, मगर सज्जा सोफिया को मिली। अगर सोफिया की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने जज्बात और राय कमेंट में हमारे साथ बांटें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही और रूहानी, रहस्यमयी और असरदार कहानियां आप तक पहुंचती रहें।